तो हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होगी। तो इस सीरीज के अंदर मैं महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ने वाले क्लास 11 के बच्चों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश की शॉर्ट समरीज। ये समरीज अराउंड 1 to 3 मिनट्स लॉन्ग होगी। इस सीरीज के अंदर मैं सारे प्रोज, पोएट्री और ड्रामा की समरीज अपलोड करने वाला हूँ। इन समरीज को पढ़ने के बाद अगर आप जाकर टेक्स्ट बुक से एक बार लेसन या पोएम या ड्रामा को पढ़ ले तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रोज 1 से, जो कि है बीइंग नेबरहुड। ये स्टोरी 4 सिस्टर्स की है, जिनमें से एक का नाम जो है। बाहर बहुत बर्फ गिर रही है, लेकिन जो घर के अंदर बैठे रहना पसंद नहीं करती, इसलिए वह बर्फ साफ करने के लिए बाहर निकल जाती है। पास ही में एक बहुत बड़ा मैंशन है, जहां मिस्टर लॉरेंस और उनका पोता लॉरी रहते हैं। वह घर बहुत बड़ा है, लेकिन वहां कोई चिल्ड्रन नहीं खेलते और वह बहुत लोनली लगता है। जो खिड़की पर लॉरी को देखती है, जो बहुत सैड लग रहा है। जो उसे एक स्नोबॉल मारकर बुलाती है। लॉरी बताता है कि वह सिक है और बहुत बोर हो रहा है। जो उससे पूछती है कि क्या वह अंदर आ सकती है। जो अपने साथ एक डिश और अपनी सिस्टर के 3 किटन्स लेकर लॉरी के घर जाती है। वह लॉरी के बिखरे हुए रूम को साफ करती है और उसे हंसाती है। लॉरी बताता है कि उसकी मदर नहीं है और वह अक्सर जो की फैमिली को खिड़की से खुश होते हुए देखता है। जो प्रॉमिस करती है कि वह अपनी खिड़की का कर्टन हमेशा खुला रखेगी ताकि लॉरी उन्हें देख सके। तभी अचानक लॉरी के स्ट्रिक्ट ग्रैंडफादर आ जाते हैं। जो पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर बहुत ब्रेवली उनसे बात करती है। ग्रैंडफादर को जो की हिम्मत और ऑनेस्टी बहुत पसंद आती है। वह जो को हमेशा नेबरली बने रहने के लिए कहते हैं और लॉरी को भी उनके घर आने की परमिशन दे देते हैं। स्टोरी का मेन मैसेज ये है कि फ्रेंडशिप और एम्पैथी किसी भी लोनली इंसान की लाइफ में खुशी ला सकती है। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं लेके आया प्रोज 2 ऑन टू द सबमिट वी रीच द टॉप की समरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस समरी को प्ले करते हैं। यह लेसन टेंजिंग नॉर्गे का रियल एक्सपीरियंस है, जब उन्होंने एडमंड हिलरी के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। शुक्रवार की सुबह जब उन्होंने कैंप 9 छोड़ा, तो टेंजिंग ने सोच लिया था कि चाहे जान चली जाए, लेकिन आज वह टॉप पर जरूर पहुंचेंगे। दोनों क्लाइंबर्स ने एक रोप से खुद को बांध रखा था। ये रोप उनके टीम वर्क का सिंबल थी। वह एक एक करके लीड कर रहे थे। टेंजिंग के पास 4 फ्लैग्स थे, ब्रिटेन, यूनाइटेड नेशंस, नेपाल और इंडिया के। उन्होंने कर्नल हंट से परमिशन ली थी कि वह इंडियन फ्लैग को भी टॉप पर लगा सके। रास्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन उनका पेस स्टेडी था। आखिरकार वो दोनों साथ में दुनिया के सबसे ऊंचे समिट पर पहुंच गए। जब उनसे पूछा जाता है कि पहले किसने कदम रखा, तो टेंजिंग कहते हैं कि उस वक्त यह बात मैटर नहीं करती थी। एक इंसान अकेला यह काम कर ही नहीं सकता था। टॉप पर पहुंचने के बाद टेंजिंग ने भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी रिलीजन के अनुसार भगवान के लिए बिस्किट्स, कैंडी और अपनी बेटी की दी हुई एक ब्लू पेंसिल बर्फ में रख दी। उन्होंने फ्लैग्स फहराए और फोटो लिए। 15 मिनट बाद उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया। नीचे उतरना चढ़ाई करने से भी ज्यादा डेंजरस था। आखिरकार वो सुरक्षित कैंप 8 पहुंच गए, जहां उनके दोस्तों ने टी और कॉफी के साथ उनकी जीत का सेलिब्रेशन किया। लेसन का मेन मैसेज ये है कि टीम वर्क, करेज और डेडिकेशन के साथ दुनिया का कोई भी मुश्किल गोल हासिल किया जा सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया प्रोज 3 द कॉल ऑफ द सॉइल की समरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस समरी को प्ले कर दे। यह लेसन वेनकात ईयर की लाइफ के बारे में है, जिन्होंने अपनी आईटी इंडस्ट्री की जॉब छोड़ कर गांव में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का फैसला किया। अप्रैल 2004 में वह अपने खेत में खड्डे होकर अपनी पहली मूंग की फसल को देखकर बहुत खुश थे। उनके ब्रोकर मोरू दादा ने उन्हें मूंग बोने की एडवाइस दी थी। मोरू दादा चाहते थे कि फसल पर पेस्टिसाइड्स स्प्रे किया जाए ताकि यील्ड ज्यादा हो, लेकिन वेनकाट बिल्कुल क्लियर थे कि वह अपने खेत में कोई केमिकल्स यूज नहीं करेंगे। मोरू दादा और बाकी लोग यह समझने को तैयार नहीं थे कि बिना केमिकल्स के भी फसल उग सकती है, लेकिन नेचर ने अपना काम किया और उन्हें 300 किलो मूंग की शानदार फसल मिली। अगले साल वेनकाट चावल की एक ट्रेडिशनल वैरायटी उगाना चाहते थे, जिसे कस्बाई कहते हैं। कस्बाई की एरोमा बहुत अच्छी होती है और उसे फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन गांव में सभी किसान हाइब्रिड्स उगाने लगे थे और किसी के पास कस्बाई के सीड्स नहीं थे।
वेनकाट ने बहुत सर्च किया। एग्रीकल्चरल ऑफिसर को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। आखिरकार उन्हें एक पुराने सरपंच डेवू हांदा मिले, जिन्होंने बताया कि शायद पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी लोगों के पास यह सीड मिल जाए। वेनकाट एक दूर गांव बोरीपाड़ा पहुंचे। वहां उन्हें एक ओल्ड आदिवासी वुमन मिली जिसके पास कसबाई के सीड्स थे। वेनकाट ने उसे 100 रुपये दिए और खुशी खुशी सीड्स ले लिए। उन्हें यह देखकर बहुत सुकून मिला कि असली इंडिया आज भी ऐसे दूर दराज के इलाकों में अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाए हुए है। लेसन का मेन मैसेज ये है कि नेचर बिना केमिकल्स के भी हमें बहुत कुछ दे सकती है और हमें अपनी ट्रेडिशनल खेती और बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रोज 4 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी की समरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की इस समरी को प्ले करते हैं। यह लेसन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की एक फेमस स्पीच है जो उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त दी थी। वह बताते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी को मजबूत रखने के लिए हमें 3 मेन पिलर्स को फॉलो करना होगा। पहला पॉइंट है कि हमें अपने गोल्स को हासिल करने के लिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटेस्ट या रेवोल्यूशन जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके ग्रामर ऑफ एनकी हैं और इन्हें छोड़ दी आचर देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हीरो वर्शिप से बचना। किसी भी महान लीडर के लिए रिस्पेक्ट होना अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी लिबर्टी उनके पैरों में नहीं रखनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि रिलीजन में भक्ति शायद सैल्वेशन का रास्ता हो, लेकिन पॉलिटिक्स में भक्ति या हीरो वर्शिप हमेशा डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक कॉन्ट्रडिक्शन की लाइफ में एंटर कर रहा था। पॉलिटिक्स में तो हमारे पास 1 मैन 1 वोट की इक्वालिटी आ गई थी, लेकिन सोसाइटी और इकॉनमी में अभी भी इनइक्वालिटी थी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हमें इस इनइक्वालिटी को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इसके साथ ही देश में फ्रेटर्निटी यानी कॉमन ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए। अगर हम कास्ट्स में बंटे रहेंगे तो हम कभी एक सच्चे नेशन नहीं बन पाएंगे। लेसन का मेन मैसेज ये है कि सच्ची डेमोक्रेसी के लिए लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रोज 5 मिसेस एडिस की समरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस समरी को प्ले करते हैं। यह स्टोरी एक अंधेरी और शांत रात से शुरू होती है। पीटर क्राउच नाम का एक आदमी घबराया हुआ भाग रहा है। वह भागकर मिसेस एडिस के कॉटेज में आता है। पीटर बताता है कि उसने अंधेरे में गलती से एक आदमी को गोली मार दी है और पुलिस उसके पीछे है। वह मिसेस एडिस से मदद मांगता है क्योंकि वह उनके बेटे टॉम का दोस्त है। मिसेस एडिस बहुत अच्छी औरत हैं। वह पीटर को एक छोटे से शेड में छिपा देती हैं और उसे लॉक कर देती हैं। कुछ देर बाद कीपर्स यानी पुलिस वाले वहां आते हैं। वह बताते हैं कि वे पीटर क्राउच को ढूंढ रहे हैं। मिसेस एडिस उन्हें बताती हैं कि उन्होंने पीटर को नहीं देखा है। पुलिस वालों के जाने के बाद वह पीटर को लंदन भाग जाने के लिए 7 शिलिंग्स देती हैं। तभी बाहर फिर से कदमों की आवाज आती है। मिसेस एडिस पीटर को वापस शेड में छिपने को कहती हैं। इस बार कुछ लोग एक डेड बॉडी लेकर आते हैं। वह डेड बॉडी मिसेस एडिस के बेटे टॉम की थी। पीटर शेड के अंदर से ये सब सुन लेता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने अंधेरे में जिस आदमी को गोली मारी थी वह उसका अपना दोस्त टॉम ही था। पीटर को लगता है कि अब मिसेस एडिस उसे पुलिस के हवाले कर देंगी। वह डर से कांपने लगता है, लेकिन मिसेस एडिस ऐसा नहीं करती। वह चुपचाप शेड का ताला खोल देती हैं और अपने मृत बेटे के कमरे में चली जाती हैं। वह बिना कुछ कहे पीटर को भाग जाने का रास्ता दे देती हैं। स्टोरी का मेन मैसेज यह है कि सच्ची माफ़ी, फॉरगिवनेस बहुत बड़ी होती है और कभी कभी इंसान गलती से हुए क्राइम पर बदला लेने के बजाय उसे माफ़ करने का बहुत बड़ा डिसीजन ले लेता है। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए किया प्रो 6 टाइगर हिल्स की समरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस समरी को प्ले करते हैं। यह लेसन कारगिल वॉर के दौरान टाइगर हिल को आज़ाद कराने की एक डिटेल्ड रिपोर्ट है जिसे जनरल वीपी मालिक ने लिखा है। टाइगर हिल बहुत ऊंचाई पर था और वहां से दुश्मन हाईवे पर नजर रख सकते थे। यह इंडियन आर्मी के लिए एक नेशनल चैलेंज बन गया था। इस मिशन की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख रेजिमेंट को दी गई। जुलाई की एक रात बहुत अंधेरे और खराब वेदर के बीच सैनिकों ने अपनी चढ़ाई शुरू की।
दुश्मन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इंडियन सोल्जर्स इतनी खददी चट्टान पार कर लेंगे। कैप्टन साचिन निम्बालकर और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने अपनी टीम के साथ बहुत ब्रेवरी दिखाई। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही बहुत फियर्स हैंड टू हैंड फाइटिंग हुई। हमारी आर्टिलरी और एयरफोर्स ने भी ज़बरदस्त बमबारी की, जिससे दुश्मन का कंट्रोल कमज़ोर पड़ दिया गया। सैनिकों ने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी जान की परवाह नहीं की। आखिरकार 8 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया गया। जब यह न्यूज़ दिल्ली पहुंची तो पूरे देश में जश्न और खुशी का माहौल छा गया। लेसन का मेन मैसेज ये है कि हमारे सोल्जर्स का सैक्रिफाइस और करेज ही देश की सुरक्षा और प्राइड का असली आधार है। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं मास्टर बोर्ड में पढ़ने वाले क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए किया पोएट्री 1 चेरी ट्री की समरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस समरी को प्ले करते हैं। ये पोएम रस्किन बॉन्ड के प्रकृति नेचर के प्रति प्रेम को दर्शाती है। 8 साल पहले पोएट ने एक चेरी का बीज घास में बोया था, क्योंकि वह अपना खुद का एक पेडेडिट लगाना चाहते थे। बीज बोने और पानी देने के बाद वह उसे भूल गए, लेकिन चेरी के पौधों को उगने का अपना रास्ता पता होता है। बिना किसी खास देखभाल के अगले मई के महीने में एक छोटा सा पौधा उगाया। इस छोटे पौधे को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। बकरियों ने उसके पत्ते खा लिए, घास काटने वाले साइथ ने उसे बीच से काट दिया और मानसून की बीमारी ब्लाइट ने उसे सुखा दिया। इतनी मुश्किलों के बाद भी अगली स्प्रिंग में पोएट ने देखा कि उसमें 3 नई डालियां शूट्स निकल आई हैं और वह पौधा सूरज की रोशनी और हवा के लिए ऊपर की तरफ संघर्ष कर रहा है। समय बीता, पोएट 1 साल के लिए कश्मीर चले गए। जब वह वापस लौटे तो वह थोड़े कमज़ोर हो गए थे, लेकिन उनके दरवाजे पर एक 6 फीट लंबा चेरी का पेड़ था, जिसने उन्हें अंदर से रिच महसूस कराया। उस पर एक छोटी सी चेरी भी लगी थी। अगले साल उस पर नाजुक गुलाबी फूल ब्लॉसम्स भी आ गए। पोएम के अंत में पोएट घास पर आराम से लेटकर उस पेडियन के पत्तों के बीच से नीले आसमान, चिद्धियों और रस पीती मधुमक्खियों को देखकर खुशी से भर जाते हैं। उन्हें इस बात का गर्व है कि यह पेड़ उन्होंने खुद उगाया है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं मास्टर बोर्ड में पढ़ने वाले क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए किया पोएट्री 2 द सोवर की समरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस समरी को प्ले करते हैं। शाम का समय हो रहा है और सूरज ढल रहा है। काम करने का टाइम लगभग खत्म हो चुका है और पोएट एक ठंडे बरामदे में शांति से बैठकर यह सब देख रहे हैं। खेतों में अंधेरा छा रहा है, लेकिन एक बूढ़ा फार्मर अब भी खेत में रुका हुआ है। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, पर वह पूरी शांति और पेशेंस के साथ अपना काम कर रहा है। उसे देखकर पोएट के मन में एक अजीब सा थ्रिल भर जाता है। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता है, उस फार्मर की काली परछाई खेत की गहरी खाइयों पर हावी होने लगती है। वह फार्मर खेत में आगे पीछे चलते हुए अपने हाथों से कीमती सीड्स चारों तरफ फैला रहा है। वह फ्यूचर में एक अच्छी फसल की होप कर रहा है। पोएम के एंड में अंधेरे के कारण उस फार्मर की परछाई इतनी बड़ी और इम्प्रेसिव हो जाती है कि पोएट को लगता है जैसे फार्मर की हाइट तारों भरे स्काई को छू रही हो। ये फार्मर के काम की महानता को दिखाता है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं मास्टर बोर्ड में पढ़ने वाले क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए किया पोएट्री 3 देयर इज अनदर स्काई की समरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस समरी को प्ले करते हैं। यह एक मोटिवेशनल पोएम है जो एमिली डिकिंसन ने अपने छोटे भाई ऑस्टिन को लिखी है, जो शायद उदास या अपनी लाइफ से निराश है। पोएटिस अपने भाई से कहती हैं कि इस फिजिकल दुनिया की टेंशन के परे एक और स्काई है जो हमेशा शांत और साफ रहता है। अगर असल दुनिया में अंधेरा भी हो तो इस दूसरी दुनिया में हमेशा एक अलग सी सनशाइन होती है। वह अपने भाई से कहती हैं कि मुरझाए हुए जंगलों और खामोश खेतों की टेंशन मत लो। पोएटिस के पास अपना एक अलग गार्डन है जिसके पत्ते हमेशा हरे रहते हैं। इस गार्डन में कभी पाला नहीं पड़ता और न ही यहाँ के फ्लावर्स कभी मुरझाते हैं। यहाँ हमेशा चमकदार बीज खुशी से भिनभिनाती रहती हैं। असल में ये दूसरा स्काई और गार्डन उनके घर, उनके प्यार और एक पॉजिटिव सोच का सिंबल है। एंड में वह बड़े प्यार से अपने भाई से रिक्वेस्ट करती हैं कि वह अपनी उदासी छोड़ डट कर उनके इस खूबसूरत और खुशहाल गार्डन में वापस आ जाए।
हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं मास्टर बोर्ड में पढ़ने वाले क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए किया हुआ पोएट्री 4 अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज की समरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की समरी को प्ले करते हैं। यह पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। इसमें पोएट सुबह के टाइम वेस्टमिंस्टर ब्रिज से लंदन सिटी की ब्यूटी के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि इससे ज्यादा सुंदर नजारा अर्थ पर और कहीं नहीं हो सकता। जो इंसान इस दृश्य को इग्नोर कर दे उसकी आत्मा सच में बोरिंग होगी। लंदन शहर ने सुबह की शांति को एक ड्रेस की तरह पहन लिया है। हवा बिल्कुल साफ और स्मोकलेस है। शिप्स, टावर्स, डोम्स और टेम्पल्स खुले आसमान के नीचे चमक रहे हैं। सूरज की पहली लाइट पहाड़ियों पर बहुत खूबसूरती से पड़ी रही है। नदी अपनी मर्जी से धीरे धीरे बह रही है। पूरा शहर सो रहा है और लंदन जैसी बड़ी और बिजी सिटी जो हमेशा शोर करती है अब बिल्कुल शांत है। ऐसा लगता है जैसे शहर का वह बधा सा दिल अब भी आराम कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं मास्टर बोर्ड में पढ़ने वाले क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए किया हुआ पोएट्री 5 नोज वर्सेस आइस की समरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की समरी को प्ले करते हैं। यह पोएम विलियम कॉपर की एक सैटिरिकल और ह्यूमरस कविता है जो हमारे लीगल सिस्टम का मजाक उड़ाती है। इस कविता में नोज और आइस के बीच एक अजीब सा डिस्प्यूट यानी झगड़ा शुरू हो जाता है कि स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे पर किसका असली हैक है। इस केस में टंग लॉयर बनती है और अपनी पूरी स्किल के साथ बहस करती है। चीफ बैरन ईयर को जज बनाया जाता है क्योंकि वह अच्छे फैसले लेने के लिए फेमस हैं। टंग नोज की तरफ से बहस करते हुए कहती है कि चश्मे हमेशा नाक पर ही पहने जाते हैं। चश्मे का शेप बिल्कुल नाक के रिज जितना चौड़ा होता है और वह नाक पर ऐसे बैठता है जैसे घोड़े पर सैडल। वह यह भी कहती है कि अगर इंसान के चेहरे पर नाक ही ना हो तो चश्मा कौन पहनेगा। इसके बाद टंग ने आइस की तरफ से भी बहस की, लेकिन जज ईयर ने बिना कुछ सोचे समझे अपना ब्लाइंड और अजीब फैसला सुना दिया। जज का फैसला यह था कि जब भी नोज अपना चश्मा पहनेगी तो आइस को हमेशा बंद रहना पड़ेगा। यह कविता दिखाती है कि कभी कभी कानून बिना कॉमन सेंस के कैसे अंधे फैसले दे देता है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं मास्टर बोर्ड में पढ़ने वाले क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए किया हुआ पोएट्री 6 द प्लानर्स की समरी। चलिए बिना टाइम वेस्ट की समरी को प्ले करते हैं। प्लानर्स यानी बिल्डर्स और आर्किटेक्ट्स बिना रुके पूरे शहर को प्लान और बिल्ड कर रहे हैं। हर खाली जगह को ग्रिड में बदल दिया गया है और रोड्स, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में हैं। वे पुरानी और हिस्टोरिकल जगहों को फालतू समझकर तोड़ डीएच देते हैं, जैसे कोई डेंटिस्ट खराब दांतों को निकालकर नए और चमकदार दांत लगा देता है। प्लानर्स के पास ऐसे तरीके हैं जिससे लोगों को इस बदलाव का दर्द महसूस नहीं होता और वे अपना पास्ट भूल जाते हैं। मशीनें पुरानी सदियों के फॉसिल्स को चीर कर निकाल रही हैं। पोएम के एंड में पोएट इतने ज्यादा दुखी हैं कि उनका दिल अब इन सब पर कविता लिखने के लिए भी नहीं रोता, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड ने इंसान के इमोशंस को बिल्कुल सुन्न कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं मास्टर बोर्ड में पढ़ने वाले क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए किया हुआ जनरल ड्रामा 1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा की समरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की समरी को प्ले करते हैं। ड्रामा का मतलब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसे स्टेज पर परफॉर्म करना होता है। इसमें डायलॉग और एक्शन के साथ म्यूजिक और कॉस्ट्यूम का भी बड़ा रोल होता है। इंग्लैंड में इसकी शुरुआत बहुत पुरानी है, जब रोमन्स ने बड़े बड़े थिएटर्स बनाए थे। बाद में रिलीजियस नाटकों की शुरुआत हुई जिन्हें मिरेकल और मोरालिटी प्लेस कहा जाता था। रेनेसांस के टाइम में शेक्सपियर और मार्लो जैसे लेखकों ने ड्रामा को दुनिया भर में फेमस कर दिया। 17वीं सेंचुरी में कुछ टाइम के लिए थिएटर्स बंद हुए, पर रेस्टोरेशन पीरियड में वे फिर से खुले। मॉडर्न ड्रामा में समाज की असलियत और इंसानी दिमाग की उलझनों को दिखाया जाने लगा। आज ड्रामा एक बहुत पॉपुलर और पावरफुल मीडियम बन चुका है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं मास्टर बोर्ड में पढ़ने वाले क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए किया हुआ जनरल ड्रामा 2 द राइजिंग ऑफ द मून की समरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की समरी को प्ले करते हैं। यह स्टोरी आयरलैंड के एक सी पोर्ट की है जहां आज़ादी की लड़ाई का माहौल है। एक सार्जेंट और 2 पुलिस वाले एक खतरनाक क्रांतिकारी को ढूंढ रहे हैं जिस पर इनाम रखा गया है। तभी वहां एक गरीब बोल्ड सिंगर आता है जो असल में वही क्रांतिकारी होता है। वह सर्जेंट को अपनी बातों और गानों में उलझा देता है। वह पुराने देशभक्ति के गाने गाकर सार्जेंट को उसके पुराने दिनों की याद दिलाता है। सार्जेंट को एहसास होता है कि वह आदमी देश के लिए लड़ रहा है। जब दूसरे पुलिस वाले वहां आते हैं तो सार्जेंट उस क्रांतिकारी को छुपा लेता है
और उसे भागने में मदद करता है। यह नाटक दिखाता है कि कभी कभी देश का प्यार कानून से भी ऊपर होता है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं मास्टर बोर्ड में पढ़ने वाले क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए किया हुआ जनरल ड्रामा 3 एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ड्रामा की समरीज। इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट्स से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम की समरी से। 4 प्रेमी अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से जंगल में भाग जाते हैं। उस जंगल में परियों का राजा ओबेरॉन और रानी टाइटेनिया रहते हैं। ओबेरॉन अपने नौकर पक को एक जादुई फूल लाने को कहता है, जिसके रस से इंसान पहले देखे हुए व्यक्ति के प्यार में पड़ जाता है। पक की गलतियों से चारों प्रेमियों के बीच बहुत गड्डीबीज हो जाती है। इसी बीच पक एक मजदूर बॉटम का सिर गधे जैसा बना देता है और रानी टिटानिया को उससे प्यार हो जाता है। बहुत सारी मस्ती और कंफ्यूजन के बाद ओबेरॉन सब कुछ ठीक कर देता है। अंत में सभी प्रेमी खुश हो जाते हैं और सबकी शादी हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं पार्ट बी एन एनिमी ऑफ द पीपल की समरी। कहानी के हीरो डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन को पता चलता है कि उनके शहर के मशहूर म्यूनिसिपल बाथ्स का पानी जहरीला हो गया है, जिससे लोग बीमार पड़ सकते हैं। वह इस सच को शहर के अखबार पीपल्स मैसेंजर में छापकर सबको सावधान करना चाहते हैं। लेकिन उनके बड़े भाई पीटर स्टॉकमैन, जो शहर के मेयर हैं, उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि बाथ्स बंद होने से शहर का बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होगा। धीरे धीरे अखबार के लोग, होवस्टैड और अस्लाक्सन और शहर की जनता भी डॉक्टर के खिलाफ हो जाती है। एक मीटिंग में लोग उन्हें एनिमी ऑफ द पीपल यानी जनता का दुश्मन घोषित कर देते हैं। डॉक्टर का घर तोड़ दिया जाता है और उनकी बेटी पेत्रा की नौकरी चली जाती है। इसके बावजूद डॉक्टर सच का साथ नहीं छोड़ते। नाटक के अंत में वह गर्व से कहते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वही है जो सच के लिए बिल्कुल अकेला खड़ा होता है। आई होप कि आपको इन शॉर्ट एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू लेसन को पढ़ने में आसानी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी ये वीडियोस हेल्प करे। अगर आपको इन समरीज का डिटेल वर्जन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से डाल देना, और अगर आपको कोई दूसरे लैंग्वेजेस की समरी भी चाहिए तो उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं किसी और वीडियो में।